किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी पर हो रही है फसलों की खरीद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात। कहा, किसानों की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट अतिथियों के लिए आयोजित एट होम रिसेप्शन में ड्रोन दीदियों और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का स्वागत। मेहमानों ने कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित जीवंत कलात्मक कला और सांस्कृतिक तत्वों का लिया आनंद। सरकार द्वारा बनाई जा रही है किसानों की फार्मर आईडी। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवा कर दिया गया है अनिवार्य। आईडी बन जाने से नहीं लगाना होगा केंद्र सरकार की 6 योजनाओं के लिए अलग अलग चक्कर। हरियाणा की भाजपा सरकार का किसानों से किए वादे पूरे करने का दावा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा, राज्य में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई और 72 घंटे के भीतर किया गया भुगतान। खबरें विस्तार से। देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य मेहमान उपस्थित थे। इसके अलावा ड्रोन दीदी तथा अन्य महिला अचीवर्स को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। एट होम रिसेप्शन में दक्षिण भारतीय पकवानों के साथ साथ कई व्यंजन परोसे गए। एट होम रिसेप्शन में जानी मानी हस्तियों के अलावा विशेष रूप के आमंत्रित लोगों में ड्रोन दीदी, स्टार्टअप के संस्थापकों, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, उपलब्धियां हासिल करने वाले दिव्यांग और अन्य लोग भी शामिल थे। दिव्यांगों के साथ उनके सहायकों को भी आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा परिसर नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार की ओर से विशेष आमंत्रित किसान भाइयों बहनों से मुलाकात और संवाद किया। कृषि मंत्री ने किसान संवाद सम्मेलन में कहा कि किसान हमारा भगवान है और किसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसानों के सशक्तिकरण और उनकी समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को उनके परिश्रम का सही मूल्य मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। विकसित भारत के निर्माण में खेती और किसान का भी योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको कृषि मंत्री के नाते आप सबको ये आग्रह करता हूं और ये कहता भी हूं, संकल्प भी लेता हूं कि आपकी सेवा में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, राज्य सरकारों से मिलकर। क्योंकि योजनाओं का लाभ हम दिलाते देते हैं तो राज्य सरकारों के माध्यम से ही देते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने संवाद के दौरान आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के महत्व पर भी चर्चा की। अभी फसल बीमा योजना के लाभार्थी आपको बता रहे थे, मैं लाभार्थी नहीं कहूंगा। किसान लाभार्थी कैसे हो सकता है? वो तो पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाता है, लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, जीवन देता है, अन्नदाता है। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई। फसल बीमा योजना में भी कई परिवर्तन हमने किए। अभी इसी साल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार फसल में कितना नुकसान हुआ ये कैसे पता चलेगा? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से काट के देखो। एक गांव में 4 जगह, एक ब्लॉक में 16 जगह, और काटने वाला काट के देखने वाला कौन होता है? इंसान होता है।
कई बार उससे गलती भी होती है, कई बार जानबूझ के भी गलती कर देता है, और इसलिए नुकसान सही नहीं आ पाता। और इसलिए इस बार बजट में प्रावधान किया 850 करोड़ रुपया का पिछली कैबिनेट में कि अब ये मैनुअल नहीं होगी, क्राप का नुकसान का आकलन भी सैटेलाइट के जरिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, ताकि अपने आप साइंटिफिक तरीके से पता चल जाए नुकसान कितना हुआ। सिंचाई की व्यवस्था करने में जो नेतृत्व कर रहे हैं, नदी जोड़ो योजना पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं। लागत घटाना सबसे आवश्यक काम है, और इसलिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, मैकेनाइजेशन, नई नई कृषि पद्धतियां, आप में से शायद हर एक ये जानता होगा कि डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में अगर मिलती है तो उसका कारण यह है कि उस पर सब्सिडी दी जाती है। अगर सरकार सब्सिडी ना दे तो ये बहुत महंगी मिलेगी। यूरिया की बोरी पे अकेले 2100 कुछ रुपया भारत सरकार सब्सिडी देती है, ताकि किसान को सस्ता खाद मिल जाए। खाद जरूरी है। अभी किसान सम्मान निधि की बात है। किसान सम्मान निधि के रूप में जो राशि आती है, उस राशि से भी कई बार हम अपने जरूरी काम कर सकते हैं। उत्पादन की लागत घटाने के अनेकों उपक्रम है, जिसमें से एक है किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर किसान को कर्जा मिल जाए। अगर कम ब्याज पर कर्जा ना मिले तो ब्याज चुकाने में ही फसल पूरी चली जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने फसल बीमा योजना में कई परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि अब फसलों के नुकसान का आकलन रिमोट सेंसिंग के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा और प्राण है। उन्होंने कहा कि किसान के बिना हिंदुस्तान का क्या, दुनिया का काम नहीं चल सकता। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव कर दिया गया है, ग्राम पंचायत कर दी गई है। एक गांव में भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई की जाएगी, और तो और स्थानीय आपदा उस पर जोड़ दी गई है। एक किसान का नुकसान भी होगा तो उसको भरपाई करने का काम करेंगे। तो क्या दुनिया का काम नहीं चल सकता? और फिर मैं अपने आप को मंत्री नहीं समझता, किसानों का सेवक समझता हूं। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। किसान का कल्याण के बिना, किसान के विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 सूत्रीय रणनीति हम लोगों ने बनाई है। अगर किसान को सुखी करना है, खेती को फायदे का सौदा बनाना है। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में नवीन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। ये झांकी लखपति दीदी की थीम पर आधारित थी। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। भारत बनाने का शुरू हुआ ये महाअभियान। और देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसान हित में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों की फार्मर आईडी भी बनाई जा रही है। खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी कि 19वीं किस्त नहीं मिल सकेगी। किसानों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ 1 क्लिक में मिल जाए, इस हेतु किसानों की आईडी बनवाई जा रही है। आईडी बनी होने से वास्तविक किसानों का डाटा सरकार के पास रहेगा। कार्ड बनने के बाद किसानों का एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा, जिसमें हर खातेदार का खसरा हिस्सा, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, KYC विवरण रहेगा तथा भू अभिलेख में परिवर्तन होने पर
पोर्टल पर जानकारी अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। किसानों की फार्मर आईडी बन जाने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित केंद्र सरकार की 6 योजनाओं के लिए अलग अलग चक्कर भी नहीं लगाना होगा। सहायता योजना, कृषि ऋण योजना, मुख्यमंत्री किसान स्वास्थ्य कार्ड, कृषि मृदा मशीनीकरण योजना जैसे राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अब सिर्फ एक फार्मर आईडी ही काफ़ी होगी। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित निवास पर आयोजित लखपति दीदियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी लखपति दीदियां अपने मजबूत हौसले तथा परिश्रम से विकसित और आत्मनिर्भर भारत को आकार दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मन में बचपन से ही एक भाव है कि बहनों की आंखों में कभी आंसू ना हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उनका परिवार खुशहाल हो। शिवराज सिंह ने कहा कि मेरी बहनों, लखपति के सफर को करोड़पति तक लेकर जाना है। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। आजीविका मिशन सिर्फ आमदनी के लिए नहीं है, यह आत्मसम्मान, स्वाभिमान, गर्व और गौरव के लिए भी है। जनवरी माह में अप्रत्याशित तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और ये मौसम गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि बढ़ते हुए तापमान की वजह से गेहूं की फसल के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। लेकिन किसान अगर बेहतर तरीके से देख रेख करें तो गेहूं की फसल को बढ़ते हुए तापमान की मार से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में तैनात कृषि एक्सपर्ट ने बताया कि गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार के लिए ठंडा मौसम बेहतर माना जाता है, लेकिन इस बार जनवरी महीने में ही अप्रत्याशित तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल में किसानों को उत्पादन कम मिलेगा। लेकिन अगर किसान समय पर पोटाश का इस्तेमाल कर लें तो गेहूं की फसल में उच्च तापमान को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसा करने से गेहूं की फसल में गर्मी के प्रति सहनशीलता भी बढ़ेगी। किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा। गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान समय समय पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन, दूसरी 45 से 50 दिन और तीसरी सिंचाई 65 से 70 दिनों में कर देनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर इस अंतराल में बारिश हो जाती है तो खेत में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करें। ऐसा करने से गेहूं की फसल में गर्मी के प्रति सहनशीलता बढ़ेगी। और अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। रविवार को पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत में बेदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों से किए गए वादे पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी गई है और 72 घंटे के भीतर भुगतान भी किया गया है। ये पहली बार है जब हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। मंत्री ने बताया कि पिछली सरकारें गरीबों को प्लॉट तो देती थीं, लेकिन कागज, कब्जा और मालिकाना हक नहीं देती थीं। भाजपा सरकार ने पहली बार गरीबों को प्लॉट पर कब्जा और मालिकाना अधिकार सुनिश्चित किए हैं। इसके अलावा 2 लाख व्यापारियों के GST विवादों का निपटारा करते उन्हें राहत भी प्रदान की गई है। कृष्ण बेदी ने सोनीपत के लिए ई-बसों की सौगात का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सीमा से सटी 5 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये कदम न केवल प्रदूषण कम करेगा बल्कि पेट्रोल डीजल की खपत में भी कमी लाएगा। प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। ई सेटअप की दिशा में ये प्रयास जनता को बड़ी राहत देगा। भाजपा सरकार की नीति और उपलब्धियों पर भरोसा जताते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। और अब बात करेंगे फूलों की। आज फूलों की मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए किसान अब फूलों की व्यावसायिक खेती भी करने लगे हैं और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी से लेकर ट्यूलिप और डालिया तक तमाम फूल जहां स्वच्छ और सुंदर वातावरण देते हैं,
वहीं इसकी खेती किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा होती है। फूलों के बढ़ते उपयोग ने फूलों की खेती को आज के दौर में एक बड़े व्यवसाय का रूप दे दिया है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती का रुख करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा के किसान भी फूलों की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये गेंदा है, एक तो फूलों की खेती जो हमने ये पौधा बोया है अब ये है गरम बीज। ये जो नौरते आ रही है ना चैत के, इनमें फूल तैयार हो जाएगा खिलकर। फिर एक गर्मी की खेती वो होती है, इसमें होती है कटिंग आती है, वो उसमें गोल फूल रहता है। वो खेती कटिंग वाली जो होती है वो तो चिकनी मिट्टी में होती है, और ये जो वाली खेती जो हम इस टाइम तैयार कर रहे हैं ये किसी भी मिट्टी में हो जाती है। ये एक तो गर्मी, एक तो गुलाब है वो तो 12 मास ही चलता है, उसमें तो कटिंग होती रहती है, फूल आता रहता है। अब गर्मी आ रही है, उसमें एक कटिंग चालू हो, कटिंग लगेगी, वो बाहर से कटिंग आती है बनी हुई, वो उसे बोते हैं। इसकी काक में 3 महीने में फूल खिलकर तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ तो गुलाब होता है गर्मियों में, और सदाबहार होती है, कोचिया होता है गर्मियों में। इसमें मिट्टी दोनों तरफ की चल जाती है, रेतीली भी चल जाती है और नरम टाइप की भी चल जाती है। हाँ, खाद की जरूरत पड़ती है सर, गोबर का भी डाल देते हैं, उपला वाला भी डालते हैं हम, बहुत लाभ होता है सर। फूलों की खेती करने वाले इन किसानों का कहना है कि फूलों की खेती से उन्हें अधिक लाभ हो रहा है। तीन बेर खेती ले लेते हैं हम एक साल। हाँ, ये खत्म होएगी, इसमें हम सावन वाला फूल बोएंगे, उसमें कटिंग बोते हैं। गुलाब तो हम एक बेर बोते हैं, उसमें 1.5 साल में कटिंग करते रहते हैं, 5 साल तक चलता है, 5 या 7 साल तक आराम से चल जाता है। फूलों की खेती में बहुत लाभ है। धान तो ऐसा है कि एक बेर बोते हैं हम, एक साल में एक बेर बोते हैं, वो 2000-2500 क्विंटल तक का रहता है। इसकी कोई कीमत नहीं, 10 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक की मिल जाती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डेटाबेस के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत में फूलों की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 285,000 हेक्टेयर था, जिसमें 2284,000 टन खुले फूल और 947,000 टन कटे हुए फूलों का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में 717.83 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 20,000 मीट्रिक टन फ्लोरिकल्चर उत्पादों का निर्यात किया, जिसके प्रमुख आयातकों में अमेरिका, नीदरलैंड, यूएई, इंग्लैंड, कनाडा और मलेशिया शामिल हैं। इनमें गुलाब, कार्नेशन, गुलदाउदी, गार्गेरा, ग्लेडियोलस, जिप्सोफिला, लियाट्रिस, नेरिन, आर्किड, आर्किलिया, एंथ्यूरियम, ट्यूलिप और लिली आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र के असाधारण प्रदर्शन के कारण वर्ष 2030 तक इसके 7.4% दर के साथ 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की उम्मीद है। सनराइज उद्योग के रूप में चिन्हित फूलों की खेती का रकबा बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार की योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, फ्लोरिकल्चर मिशन जैसी योजनाओं का इसमें काफी योगदान रहा है। केंद्र की तमाम योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। इन योजनाओं के लागू होने के बाद से भारत में फल, सब्जियों और फूलों के उत्पादन के साथ ही निर्यात का दायरा भी काफी बढ़ा है। फूलों की खेती के लिए जरूरी है कि उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी हो और बाजार उपलब्ध हो। ऐसे में अगर किसान बाजार और मौसम को ध्यान में रखकर फूलों की खेती करते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिल सकता है। कैश क्रॉप के नाम से जानी जाने वाली फूलों की खेती को केंद्र सरकार भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। अगर हमारे किसान भाई इन योजनाओं से लाभ लेकर अपनी पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती भी करें तो इन खिले हुए फूलों की तरह उनकी जिंदगी भी बहुत सुंदर बन जाएगी। कैमरामैन योगेश के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर। फूलों की खेती के बाद अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में इस समय बोरो धान की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान केले के गुच्छों को कम तापमान से बचाने के लिए सफेद पॉलिथीन बैग से ढककर रखें। असम में इस समय भिंडी की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। असम में ही मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए
जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। मेघालय के किसान गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, अदरक और हल्दी की पकी पौध की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। नागालैंड के किसान आलू, पत्ता गोभी, सरसों और मटर की पकी फसलों की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। वहीं त्रिपुरा के किसान टमाटर और बैंगन को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। ओडिशा में किसान बैंगन को तना बेधक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ आलू की खेती कर रहे किसान इनके खेतों से खरपतवार हटा दें और आलू की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। ओडिशा में किसान टमाटर में एफिड्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ किसान मूंगफली की फसल में तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। ओडिशा में ही किसान अरहर की फसल में फली छेदक कीट से बचाव के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब वक्त है खास खबर का। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। इस बैठक में रिपोर्ट तैयार करने के लिए आए सुझावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही विधेयक पर खंडवार चर्चा भी होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पार्टियों ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। सभी दलों ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपना घोषणा पत्र किया जारी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए 15 गारंटियों का ऐलान किया। इसमें रोजगार, महिला सम्मान, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मुफ्त पानी की गारंटी का वादा किया गया। पंजाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के मामले में भाजपा आम आदमी पार्टी पर हुई हमलावर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरे मामले को बताया पंजाब सरकार की नाकामी। महाकुंभ का आज 15वां दिन। घाटों पर तड़के से ही चल रहा है स्नान। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 13.21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में कर चुके हैं स्नान। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी रविवार को प्रयागराज पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम तट पर किया पवित्र स्नान। कहा, महाकुंभ है भगवान संतों और भक्तों का अद्भुत संगम। विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन के दौरे पर। बीजिंग में विदेश सचिव ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन ने पिछले साल रूस के कजान में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू किया। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक बीमारी से जुड़े 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार 81 मरीज पुणे से, 14 पिंपरी चिंचवाड़ से और 6 अन्य जिलों से। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।